हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी आईएफपीएल डिप्लोमा कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप हमें इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हम लोग यहाँ पर एसेट लायबिलिटीज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, तो आज इस लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? तो सिंपली देखो, जब हम एक किसी बैंक की लाइबिलिटीज और एसेट्स के बीच में जो ड्यूरेशन गैप होता है उसको जब हम मैनेज करते हैं तो वो हमारा इम्यूनाइजेशन जो है वो कहलाता है। इम्यूनाइजेशन के अंदर हम कोशिश करते हैं कि एक बैंक की लाइबिलिटी और एसेट्स के बीच में जो ड्यूरेशन गैप है उसको हम कम से कम कर सके या फिर रिमूव कर दे। क्योंकि जब एक बैंक के पास ऐसी एसेट और लाइबिलिटीज होती है जिनकी ड्यूरेशन सेम होती है, तो वो आसानी से इंटरेस्ट रेट रिस्क को जो है हेज कर पाती है, मैनेज कर पाती है और अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मेंटेन करके रख पाती है। इसीलिए जरूरी होता है कि हमें हमारे एसेट और लाइबिलिटीज के बीच में जो ड्यूरेशन गैप है उसे हमेशा जीरो रखें, ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एमडीजी एंड सेंसिटिविटी ऑफ एमवी टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस। यानी कि मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है उसकी वजह से एमडीजी और एमवी में क्या चेंज आता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एमडीजी की बात करते हैं। तो एमडीजी का पूरा नाम है मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप। मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप एनालिसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर हमारे इंटरेस्ट रेट में 1% का चेंज आता है तो उसकी वजह से हमारी जो एसेट है या फिर जो लाइबिलिटी है उसकी वैल्यू में यहाँ पर कितना जो है वो चेंज आता है। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप के अंदर हम सबसे पहले हमारी जो रिस्क सेंसिटिव एसेट्स होती हैं उसकी मॉडिफाइड ड्यूरेशन को कैलकुलेट करते हैं। और जो हमारी यहाँ पर रिस्क सेंसिटिव लाइबिलिटीज होती हैं उनकी भी मॉडिफाइड ड्यूरेशन को कैलकुलेट करते हैं, ताकि जो टोटल मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप है उसको हम कैलकुलेट कर सके। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने का वो होता है MDA माइनस MDL इंटू VRL डिवाइडेड बाई VRA, जिसके अंदर MDA की फुल फॉर्म है मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ वेरिएबल और रिस्क सेंसिटिव एसेट। MDL की फुल फॉर्म है मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द वेरिएबल और रिस्क सेंसिटिव लाइबिलिटीज। और VRA की फुल फॉर्म है वेरिएबल और रिस्क सेंसिटिव एसेट। और VRL की वेरिएबल और रिस्क सेंसिटिव लाइबिलिटीज। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको पता ही है कि हमारी जो बैंक है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, उसकी कैपिटल की क्या वैल्यू है। तो अगर आप मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ई को कंप्यूट करना पड़ेगा। ई को कैसे कंप्यूट किया जाता है? तो इसके लिए एक पूरा फॉर्मूला है। तो ई इज इक्वल टू माइनस एम डी जी इंटू आर एस ए इंटू डेल्टा आई, जिसके अंदर जो ई है उसका मतलब है हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी और डेल्टा ई का मतलब है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी में कितना चेंज आया है। एमडीजी का मतलब आपको पता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप। आर एस ए है रिस्क सेंसिटिव एसेट्स और डेल्टा आई क्या है हमारा जो इंटरेस्ट रेट में चेंज आया है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप आसानी से मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं सिमुलेशन एनालिसिस। अब सिमुलेशन एनालिसिस क्या होता है?
तो सिमुलेशन एनालिसिस के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो को अज्यूम करते हैं, यानी कि मार्केट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या इवेंट्स हो सकती हैं, और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसको हम पहले से ही फोरकास्ट करते हैं ताकि उसके बेस पर हम अपनी स्ट्रेटजी को बना सके। सिंपल भाषा में कहूं तो आपको फोरकास्टिंग करनी है कि फ्यूचर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या इवेंट्स हो सकती हैं, और उसकी वजह से हमारी इंटरेस्ट रेट में चेंज क्या होगा, और हमारी इनकम और हमारी इकोनॉमिक वैल्यू में क्या चेंज आएगा, और उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटजी को बनाना है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब ये जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वो अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करती है। जनरली देखो, हमारे जो मेथड्स होते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने के, उसको हम दो पार्ट्स में जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट और दूसरा है सिंथेटिक मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी एसेट और लाइबिलिटीज होती हैं उसके साथ जो इंटरेस्ट रेट रिस्क जुड़ा होता है उसको मैनेज करने के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको चेंज कर देते हैं। जैसे कि आपने एसेट्स की जो मेच्योरिटी है उसको इंक्रीज कर दिया, लाइबिलिटीज की जो मेच्योरिटी है उसको आपने डिक्रीज कर दिया, यानी कि जो आपने पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया होता उसमें कुछ चेंजेस कर दिए ताकि इंटरेस्ट रेट रिस्क से बचा जा सके। ये हमारा कहलाता है डायरेक्ट मेथड। सिंथेटिक मेथड के अंदर हम कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट स्वैप, फ्यूचर ऑप्शन, ताकि इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज किया जा सके। हमारा जो डायरेक्ट मेथड होता है वो हमेशा अवेलेबल नहीं होता, यानी कि हर कंडीशन में उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो सिंथेटिक मेथड होता है वो काफी यूजफुल होता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और वो उसको आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ एएलएम प्रोसेस डिफर्स फ्रॉम मार्केट एंड क्रेडिट रिस्क टेक्निक्स, यानी कि जो हमारा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है वो मार्केट और क्रेडिट रिस्क टेक्निक से कैसे डिफर करता है, क्या डिफरेंस है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फोकस की बात करें तो जो एएलएम का फोकस होता है वो यहाँ पर होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क जो बैंकिंग बुक में अराइज होता है उसके ऊपर। ठीक है। मार्केट रिस्क का फोकस होता है ट्रेडिंग बुक के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसकी मार्केट प्राइस में क्या मूवमेंट्स हुई है। क्रेडिट रिस्क के अंदर मेन फोकस होता है कि जो बॉर्गर्स है, ठीक है, वो डिफॉल्ट करने के क्या चांसेस हैं उनको जो है वो मेजर किया जाता है। तो फोकस के बीच में हम डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम होरिजन। तो एएलएम का जो टाइम होरिजन होता है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म होता है, जिसके अंदर हम एग्जिस्टिंग एसेट और लाइबिलिटीज को तो कंसीडर करते हैं, साथ के साथ फ्यूचर में जो एसेट और लाइबिलिटीज क्रिएट हो सकती है उसको भी हम कंसीडर करते हैं। मार्केट रिस्क का जो टाइम होरिजन होता है वो शॉर्ट टू मीडियम होता है और ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे ही फोकस करता है। क्रेडिट रिस्क का जो पोर्टफोलियो होता है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म होता है, जिसके अंदर हम ये मेजर करते हैं कि जो बॉर्रोवर है उसके डिफॉल्ट करने के चांसेस यहाँ पर कितने हैं। नेक्स्ट बिजनेस रिस्क। जो हमारा यहाँ पर एएलएम है ये बिजनेस रिस्क को कंसीडर करता है। जो हमारा मार्केट रिस्क है वो मेनली मार्केट प्राइस मूवमेंट पे फोकस करता है, बिजनेस रिस्क पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करता है। और जो हमारे यहाँ पर क्रेडिट रिस्क होता है वो ज्यादातर जो है डिफॉल्ट रिस्क पे ही फोकस करता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिवैल्यूएशन प्रोसेस की। तो हमारा जो एएलएम है उसका फोकस होता है नेट इंटरेस्ट इनकम के ऊपर और इकोनॉमिक वैल्यू पे, यानी कि ये जो एएलएम है वो यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम को मेजर करता है और इकोनॉमिक वैल्यू कितनी है इक्विटी की उसको मेजर करता है। और ये जो है हमारा जो लिक्विडिटी मार्केट रिस्क है वो मेनली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है उसको मेजर करता है। और जो हमारा क्रेडिट रिस्क है वो क्रेडिट एडजस्टेड एडजस्टेड वैल्यू को मेजर करता है। नेक्स्ट अगर रेगुलेटरी और कैपिटल फ्रेमवर्क की बात करें तो हमारा जो एएलएम है वो यहाँ पर बेसल सेकंड के पिलर 2 में आता है सुपरवाइजरी रिव्यू रिक्वायरमेंट के अंदर। और जो हमारे यहाँ पर मार्केट रिस्क है वो यहाँ पर पिलर 1 में आता है और जो क्रेडिट रिस्क है वो भी पिलर 1 में आता है। तो इनके बेसिस पे आप यहाँ पर डिफरेंस कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं एएलएम गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ठीक है। तो एएलएम गवर्नेंस फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, तो बैंकों को एक ऐसा एएलएम गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जो कि फॉर्मलाइज है, यानी कि उसके रिगार्डिंग जो रूल्स है रेगुलेशंस है वो प्रॉपर्ली यहाँ पर मेंशन किए जाए। ठीक है। ताकि जो रिस्क मॉनिटरिंग है वो प्रॉपर तरीके से की जा सके। क्लियर है? तो एक फॉर्मलाइज गवर्नेंस फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि एएलएम की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके। इस एएलएम पॉलिसीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्लियरली मेंशन किए होने चाहिए एएलएम के, जैसे कि स्कोप एंड मिशन ऑफ एएलसीओ, यानी कि
जो एसेट लायबिलिटी कमेटी है, उसका स्कोप क्या रहेगा, उसका मिशन क्या रहेगा, एएलएम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे रहेंगी, एएलएम प्रोसेस कैसा होगा रिस्क आइडेंटिफिकेशन करने में, मेजरमेंट करने में, कंट्रोल करने में, ये सारी चीजें जो है इस गवर्नेंस फ्रेमवर्क के अंदर मेंशन किए होने चाहिए। साथ के साथ जो ओवरसाइट रिव्यू और जो करेक्टिव एक्शन का जो सिस्टम है, उसको भी हमें सेपरेटली जो है वो मेंशन करना जरूरी है इस फ्रेमवर्क के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं प्री रिक्वेस्ट फॉर एएल, यानी कि एएनएम फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करने से पहले आपको कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी कंडीशन जो है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो पहली जो कंडीशन है वो क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ मार्केट डायनामिक, यानी कि आपको मार्केट डायनामिक को अच्छे तरीके से समझना है। क्योंकि देखो, एक ऐसे इकोनॉमी जहां पर जो डिसीजन है वो मार्केट के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी मार्केट के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाता है, तो वहां पर आपको मार्केट डायनामिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप इंटरेस्ट रेट के साथ जो अपॉर्चुनिटीज जुड़ी हुई है, जो थ्रेट जुड़ी हुई है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सके। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर करते वक्त आपको डायनामिक मार्केट कंडीशंस को कंसीडर करना है, जिसके अंदर आपको चेंजिंग इन डिपॉजिट मिक्स, इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, चेंजिंग एसेट कंपोजिशन, इनहांस कैपिटल एडिक्वेसी कंसीडर, इन सभी चीजों को कंसीडर करना है और उसके बाद ही आपको प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स फॉर एएलएम टू बी यूजफुल, यानी कि अगर आप एएलएम को यूजफुल बनाना चाहते हो तो क्या क्या प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो पहली जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो मैनेजर है ना, वो एक ओवरऑल व्यू जो है वो ओवरऑल व्यू रखे बैंक के ऊपर, यानी कि पूरी तरीके से बैंक के ऊपर जो है निगरानी रखे कि बैंक यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, उसकी कौन कौन सी एसेट्स है, कौन कौन सी यहाँ पर लाइबिलिटीज है। उसके बाद आपके पास ऐसे तरीके होने चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उनको आप पार्ट्स में डिवाइड कर सको, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सको, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग हो सके। उसके बाद बैंकिंग एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी तरीके के चेंज को इम्प्लीमेंट करने की लिए मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उसको चेंज को रिकॉग्नाइज भी करना है। यानी कि मतलब कहने का क्या है कि मार्केट में अगर कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से आपको अपने बैंकिंग एनवायरनमेंट में भी चेंज ले आना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए आपका जो एएलएम फ्रेमवर्क है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से चेंज को अलाउ भी कर दे और रिकॉग्नाइज भी कर दे, ठीक है। उसके बाद एएलएम के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे वो शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एएलएम पॉलिसी। जो एएलएम पॉलिसी है उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप होगा वो क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ गोल। इसके अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे कि जो एएलएम पॉलिसी है उसका क्या गोल है, हम इस पॉलिसी के जरिए क्या अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद जो हमारी एसेट लायबिलिटीज कमेटी है उसकी पूरी डिटेल्स देनी है कि उसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो फिक्स करनी है। उसके बाद एएलसीओ की जो ड्यूटीज है रिगार्डिंग द प्लानिंग एंड रिव्यू, उसे हमें यहाँ पर फिक्स करना है। साथ ही साथ एएलएम के ऊपर मॉनिटर करने के लिए हमें कुछ पॉलिसीज बनानी है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, यानी कि एएलएम सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए पॉलिसी हमें बनाना है। उसके बाद कंट्री वाइज, कम्युनिटी वाइज, जियोग्राफिक वाइज, इंडस्ट्री वाइज हमारा जो बैंक है उसका रिस्क एक्सपोजर कितना है, कंसंट्रेशन कितना है, उसे भी रिव्यू करना है। साथ ही साथ अगर किसी भी तरह की डेविएशन है, यानी कि हमने पॉलिसी में जो टारगेट रखे थे और एक्चुअल में जो रिजल्ट है उसके बीच में कोई डिफरेंस है, तो उसे ठीक करने के लिए हमें प्रोविजंस भी मेंटेन करके रखने। साथ ही साथ एएलएम मीटिंग्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि फ्रीक्वेंसी, वेन्यू, कोरम, उसे भी हमें डिसाइड करना है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी। अब जो हमारा एएलएम एक्टिविटी है, यानी कि एक बैंक जो है एसेट और लाइबिलिटीज को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए बहुत सारी यहाँ पर पॉलिसीज बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है, ताकि जो एएलएम है, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट है, वो प्रॉपर तरीके से हो सके। तो वो पॉलिसीज कौन कौन सी है, उसका क्या काम होता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहली पॉलिसी है उसका नाम है क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी बेसिकली बैंक के अंदर जितनी भी लैंडिंग एक्टिविटीज होती है उसको गवर्न करती है, उसको कंट्रोल करती है। यानी कि हमारा जो बैंक है वो जितने भी लोन्स प्रोवाइड करता है, लैंडिंग एक्टिविटीज करता है, वो क्रेडिट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही करता है। तो क्रेडिट पॉलिसी के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं कि जैसे जिनको बैंक फॉलो करता है लैंडिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते वक्त, जैसे कि जो हमारा बॉर्बर है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को कैसे असेस करना है उसके लिए हम पहले से क्राइटेरिया फिक्स करेंगे, ठीक है। कितना लोन प्रोवाइड करना है उसके लिए भी हम पहले से ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी।
क्रेडिट पॉलिसी के क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या-क्या चीजें उसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है बैकग्राउंड, उसके बाद टेन्योर और पॉलिसी, पर्पस क्या है, एप्लीकेबिलिटी कहाँ-कहाँ पे एप्लीकेबल है, कैनन्स क्या है, नॉर्मल ट्रेड एरिया क्या है, क्लाइंट कौन रहेंगे, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग कैसी रहेगी, सेक्टर वाइज फाइनेंसिंग कैसी होगी, क्रेडिट कंसिडरेशन कितना रहेगा, प्रोडक्ट कौन-कौन से ऑफर किए जाएंगे, लैंडिंग अथॉरिटी किसके पास होगी, एडहॉक अप्रूवल कैसे लिए जाएंगे, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिट कितने प्रोवाइड करने हैं, क्लीन क्रेडिट कितने प्रोवाइड करने हैं, क्वाजी इक्विटी इशू कैसे रहेंगे, कोलैटरल क्या रहेगा, प्राइसिंग पॉलिसी कैसी रहेगी, इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, पीनल इंटरेस्ट रेट कितना होगा, रीपेमेंट टर्म्स कितनी होगी, लोन टू वैल्यू मार्जिन कितना होगा, क्रेडिट अप्रेजल, रेशियो प्रिस्क्रिप्शन, रिन्यू रीअफर्मेशन, सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल्स, ऐसे ही और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके बारे में आपने यहाँ पर पढ़ लेना, ये टेबल मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉलिसी है वो है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो बैंक है उसके पास डिपॉजिट से जो भी पैसा आता है उससे वो लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, और जो बाकी का पैसा बच जाता है वो उसे इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बनाई जाती है, यानी कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है इसको गवर्न करने का काम, कंट्रोल करने का काम जो है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी करती है। तो जितनी भी बैंक इन्वेस्टमेंट करेगी, जैसे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही करेगी। तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर कुछ ब्रॉड स्टेटमेंट्स होती है, जैसे कि वो ऑब्जेक्टिव बताता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है, करेक्टरिस्टिक्स बताता है, लिमिट लगाता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर। क्लियर है। नॉर्मली जो हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है इसके अंदर पर्पस को इंक्लूड किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंक्लूड किया जाता है, कंपोजिशन ऑफ पोर्टफोलियो को इंक्लूड किया जाता है, टॉलरेंस लेवल कितना होगा उसे डिसाइड किया जाता है, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कंटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। हमारी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसकी कंटेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, हमारा जो स्टेटमेंट है उसका पर्पस क्या होता है। तो सिंपली देखो, एक इंपॉर्टेंट पर्पस होता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहां से जो हम इनकम जनरेट कर रहे हैं वो हमारी जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं, लिक्विडिटी से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, इन्वेस्टमेंट कमेटी है, उसके क्या टास्क होंगे उसको हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में जो है वो मेंशन करते हैं, ठीक है, ताकि जो मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअली अपने टास्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। उसके बाद एक्सेप्टेबल इन्वेस्टमेंट उसको हम लिस्ट करते हैं, यानी कि किन किन इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो हम डिसाइड करते हैं। उनकी कंपोजिशन क्या रहेगी, परसेंटेज क्या रहेगी टोटल इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, वो चीज हम डिसाइड करते हैं। प्राइसिंग रेंज क्या रहेगी, मैच्योरिटी पैटर्न क्या रहेगा, वो चीजें हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद स्पेसिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि नॉन स्टैट्यूटरी कैटेगरी में आती है ना, जो कंपल्सरी नहीं होती है, उसको अलग से स्पेसिफाई करना है। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग लेवल कितनी रहेगी उनकी वो डिसाइड करनी है, और कौन कौन से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को अप्रूव किया जाएगा वो चीज हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, गाइडेंस फॉर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो बैंक ट्रेडिंग करेगा उसके रिगार्डिंग गाइडलाइन जो है वो दी जाती है और उसको मॉनिटर भी किया जाता है। उसके बाद अगर कोई डेविएशन आया था हमारी पॉलिसी के अंदर, यानी कि पॉलिसी के अंदर जो हमने टारगेट रखा था और जो एक्चुअल रिजल्ट्स आता है, तो उसको भी हैंडल करने का प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर बैंक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो जो हमारी बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट की जाती है उसके रिगार्डिंग हमारा जो आरबीआई है उसने 2015 में एक प्रॉपर मास्टर सर्कुलर इशू किया था, जिसके अंदर उसने कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स बताए थे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जैसे कि क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, वैल्यूएशन कैसे करनी है, ऑपरेशन कैसे करना है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का, उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को बताए थे जो कि बैंकों को फॉलो करने जरूरी होते हैं। तो उन गाइडलाइंस के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो गाइडलाइंस है वो रिगार्डिंग है बैंक इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर, यानी कि अगर एक बैंक इक्विटी शेयर्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे क्या क्या रूल्स को मानना जरूरी है, उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहली जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है वो ये है कि जो हमारा बैंक है अगर वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसे ना इक्विटी रिसर्च में एक्सपर्ट बनना है, यानी कि उसे इतना एक्सपर्ट बनना है कि वो मार्केट में देख सके कि कौन से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट यूजफुल रहेंगे, बेनिफिट पहुंचाएंगे बैंक को, प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। इसके लिए बैंकों को क्या करना है, एक इक्विटी रिसर्च डिपार्टमेंट जो है वो स्टैब्लिश करना है जो कि ये काम को परफॉर्म करेगा। उसके बाद जो शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के थ्रू की जाएगी, यानी कि सबसे पहले हम एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाएंगे, प्रोसीजर बनाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की जाएगी, ठीक है।
उसके बाद जो अप्रूवल होगी हमारी इन्वेस्टमेंट की, वो कौन प्रोवाइड करेगा? हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमारे जो शेयर्स में, इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, बॉन्ड्स में जो भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, ठीक है, वो उसके रिगार्डिंग जो डिसीजन है वो कौन लोगी? तो हमारी इन्वेस्टमेंट कमेटी जो बैंक बोर्ड सेटअप करेगा वो लेगा। सिंपल कहने का मतलब कि सारा काम अप्रूवल की हेल्प से किया जाएगा। तो अगर हमारा यहाँ पर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो बोर्ड की अप्रूवल चाहिए। अगर शेयर्स डायरेक्टली शेयर्स में, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स में डिबेंचर इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो इन्वेस्टमेंट कमेटी की जो इन्वेस्टमेंट कमेटी है वो इसके रिगार्डिंग डिसीजन जो है वो लेगा। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट आपने कर दी है, शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट कर दी है उसके ऊपर सर्विलेंस करने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम जो है वो ऑडिट कमेटी करेगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बनाई हुई है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर ब्रॉड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके पीछे के ऑब्जेक्टिव क्या है, और इन ऑब्जेक्टिव को आपको फॉलो करना है जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस को फॉलो करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं गाइडलाइंस फॉर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन बैंक इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन, यानी कि जब एक बैंक इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता है तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को मैनेज करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है। ठीक है, पहली जो गाइडलाइन है वो ये है कि जो फंक्शंस है उनको हमें सेपरेट करना है, यानी कि ट्रेडिंग का जो फंक्शन है, सेटलमेंट का जो फंक्शन है, मॉनिटरिंग का जो फंक्शन है, कंट्रोल का, अकाउंटिंग का, इन फंक्शंस को, इन ड्यूटीज को हमें सेपरेट करना है। अलग अलग पर्सन इन फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करेगा, कोई एक पर्सन ये सभी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ब्रोकर के थ्रू ट्रांजेक्शन को सेटल करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेल परचेज करते हैं सिक्योरिटीज की, तो उसकी जो लिमिट है वो हमें ओवरऑल 5% जो है वो फिक्स करनी है, यानी कि एक अप्रूव्ड ब्रोकर के थ्रू एक बैंक मैक्सिमम 5% ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकता है एक साल के अंदर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर बैंक शुड नॉट इन्वेस्ट इन नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज ऑफ ओरिजिनल मेच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर, यानी कि अगर हम नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज की बात करें तो ऐसे सिक्योरिटीज जिसकी जो मेच्योरिटी पीरियड है, ओरिजिनल मेच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल से कम है, तो उसके अंदर बैंक इन्वेस्ट नहीं कर सकता। हालांकि कमर्शियल पेपर हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो, एनसीडी हो, तो उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अनलिस्टेड नॉन एसएल सिक्योरिटीज की। तो नॉर्मली देखो, अगर एक बैंक अनलिस्टेड नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है तो मैक्सिमम वो 10% ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यानी कि उसने जितनी भी टोटल इन्वेस्टमेंट अपनी नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज में की है उसका 10% वो इन्वेस्ट कर सकता है अनलिस्टेड नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज के अंदर। उसके बाद जो एग्रीगेट एक्सपोजर है कैपिटल मार्केट में वो 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए बैंक की नेटवर्थ, यानी कि बैंक की अगर नेटवर्थ 100 करोड़ है तो इसका 40% यानी कि 40 करोड़ रुपीज ही वो कैपिटल मार्केट में बैंक इन्वेस्ट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट हमारी जो गाइडेंस है वो है बैंक इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग कंडीशन, यानी कि अगर बैंक यहाँ पर ऐसे लॉन्ग टर्म फंड जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें अगर इन्वेस्ट करता है तो उसके रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस है। सबसे पहले सबसे पहली चीज, जो बैंक है जब भी कोई ऐसे बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं तो उसके अंदर मैक्सिमम अपने टायर वन कैपिटल का 2% या फिर जो पूरा का पूरा इशू साइज है उसका 5%, उसमें से जो भी कम है उसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, अगर एक यहाँ पर हमारे बॉन्ड्स इशू किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, इसका जो इशू साइज है वो कितना है यहाँ पर हमारा 100 करोड़ है। ठीक है, इसका 5% हमारा कितना हो गया 5 करोड़। और जो बैंक की यहाँ पर टायर कैपिटल है, टायर वन कैपिटल है वो कितनी है यहाँ पर 100 करोड़ है, इसका 2% कितना होगा 2 करोड़। तो इसमें से जो भी लेस होगा उसकी अमाउंट तक ही वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बैंक कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद जो बैंक एग्रीगेट होल्डिंग होगी नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट में वो हमारी 10% होगी। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो टोटल नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट होगा उसका 10% के इक्वल ही वो ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो भी ये बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे इसका 20% ही मैक्सिमम बैंक को अलॉट किया जाता है, उससे ज्यादा बैंक जो है सब्सक्राइब नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो बैंक है वो अपने बॉन्ड्स को खुद ही अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकता है। बैंक के पास जितने भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चाहे वो एसएलआर है, नॉन एसएलआर है, उनको उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। कौन सी 3 कैटेगरीज? हेल्ड टू मेच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल्स और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को भी उनको यहाँ पर जो है सॉरी, नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट को उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर 90 डेज तक कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं होती है बैंक को, चाहे इंटरेस्ट है चाहे प्रिंसिपल अमाउंट है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या था रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी।
नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विडिटी पॉलिसी। लिक्विडिटी पॉलिसी यहाँ पर बैंक बनाती है अपने लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए। लिक्विडिटी रिस्क आपको पता ही है, जब बैंक के पास सफिशिएंट फंड नहीं होते अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को टाइम पर फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो ये जो रिस्क है यहाँ पर फंड की शॉर्टेज का, इसको मैनेज करने के लिए जो है वो लिक्विडिटी पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है। तो इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिनको बैंक फॉलो करती है अपने फंड्स को मैनेज करते वक्त, ठीक है। अब जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी क्रूशियल रहती है, क्योंकि देखो अगर लिक्विडिटी सही से मेंटेन नहीं की गई है, तो बैंक स्मूथली काम नहीं कर सकता है और उसकी जो इंसॉल्वेंसी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट जो है पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंसिडरेशन इन लिक्विडिटी पॉलिसी, यानी कि जब हम लिक्विडिटी पॉलिसी बनाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले देखो, कंफर्टेबल लिक्विडिटी पोजीशन का हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। यानी कि अगर हमने प्रॉपर फंड्स मेंटेन करके रखे हैं, हम अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को टाइम पे फुलफिल कर रहे हैं, तो उसका हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो चीज हमें कंसिडर करनी है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फेलियर, अगर हमने लिक्विडिटी को मेंटेन करके नहीं रखा तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बाद रिस्क ऑफ फेलियर, अगर हमने जो लिक्विडिटी है उसको प्रॉपर्ली असेस ही नहीं किया, ठीक है, मेंटेन करने की तो बात दूर की, असेस ही नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये तीन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो है वो रखने पड़ते हैं लिक्विडिटी पॉलिसी को बनाते वक्त। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी रिस्क मेजरमेंट टू अप्रोचेस, ठीक है। तो लिक्विडिटी रिस्क को मेजर करने के लिए, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए कौन कौन सी यहाँ पर टू अप्रोचेस है, ठीक है। पहली अप्रोच है स्टॉक अप्रोच। स्टॉक अप्रोच के अंदर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एसेट्स होती है, लायबिलिटीज होती है, उनकी हेल्प से हम लिक्विडिटी रिस्क को मेजर करते हैं। हमें लिक्विडिटी की कितनी रिक्वायरमेंट है उसको हम मेजर करते हैं। हम ये करते कैसे हैं, तो हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो भी एसेट्स होती है, जो भी लायबिलिटीज होती है, उसके रिगार्डिंग जो भी डाटा होता है, उसकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज को जो है वो कैलकुलेट करते हैं और रेशियोज की हेल्प से समझते हैं कि हमें कितनी लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए, हमारे पास अवेलेबल कैश कितना है और हमें और कितने फंड्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लो अप्रोच। फ्लो अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो फ्यूचर में कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज होने वाले हैं उसको हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ताकि उसके बेस पर हमें देख सके कि हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो इसके बाद में डिटेल में हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, तो आपने वहां से इसको जो है देख लेना है, ठीक है। ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज इन बैंकिंग। तो बैंकिंग के अंदर लिक्विडिटी रिस्क को मेजर करने के लिए, मैनेज करने के लिए बैंक कई सारे यहाँ पर रेशियोज को कैलकुलेट करता है। तो उन रेशियोज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो रेशियो है वो है वोलेटाइल लायबिलिटीज माइनस टेम्पररी एसेट्स और अर्निंग एसेट टेम्पररी एसेट्स रेशियो, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा बड़ा नाम है। तो वोलेटाइल लायबिलिटीज में जब हम टेम्पररी एसेट्स को माइनस कर देते हैं और अर्निंग एसेट्स में से टेम्पररी एसेट्स को माइनस कर देते हैं, तो उसकी जो रेशियो होती है उसे हम, उसकी बात हम यहाँ पर करें। अब इस रेशियो का क्या बेनिफिट होता है, तो इस रेशियो की हेल्प से आप ये जान पाते हो कि हमारी जो बैंक की बेसिक अर्निंग एसेट्स है उसको कितना हमने जो है वॉलेटाइल मनी से फंड किया हुआ है, यानी कि हमारी जो बेसिक अर्निंग एसेट्स हैं उनको सपोर्ट कितना मिल रहा है वॉलेटाइल मनी से, यानी कि जिसमें चेंजेस आते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोर डिपॉजिट और टोटल एसेट रेशियो। इससे हमें ये पता लगेगा कि हमारे जो टोटल एसेट्स है, ठीक है, वो हमारे टोटल का कितना हिस्सा जो है स्टेबल डिपॉजिट बेस से हमने फंड किया है। यानी कि हमारी जो टोटल एसेट्स है उसमें कितना पैसा जो है हमने ऐसे सोर्सेस से लिया है जो कि स्टेबल है, जिसमें चेंजेस बहुत कम आते हैं। तो इनका जो इंडस्ट्री एवरेज होता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली वाली रेशियो का जो इंडस्ट्री एवरेज है वो 40% है। दूसरी वाली जो रेशियो का जो एवरेज है वो कितना 50% है। नेक्स्ट जो रेशियो है वो है लोन्स प्लस मैंडेटरी एसएलआर प्लस मैंडेटरी सीआरआर प्लस फिक्स एसेट और टोटल एसेट रेशियो। इससे हमें देखो, हमारे जो लोन्स होते हैं, मैंडेटरी एसएलआर होते हैं, मैंडेटरी सीआर रेशियो होते हैं, ये बहुत ही कम लिक्विड होते हैं, यानी कि हम आसानी से इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो इससे ना हमें डिग्री ऑफ इलिक्विडिटी के बारे में पता लगता है कि इलिक्विडिटी कितनी पाई जा रही है। अगर ये रेशियो हाई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इलिक्विड एसेट ज्यादा है और आपको थोड़े लिक्विड एसेट की जरूरत है। तो ये एवरेज कितना होता है हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री का, वो 80% होता है। उसके बाद लोन्स प्लस मैंडेटरी एसएलआर प्लस मैंडेटरी सीआर प्लस फिक्स डिवाइडेड बाय फिक्स एंड कोर डिपॉजिट रेशियो, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो इनलिक्विड एसेट्स हैं उनको हमने कोर डिपॉजिट से कितना यहाँ पर फाइनेंस किया है, यानी इनलिक्विड एसेट को परचेज करने के लिए हमने कोर डिपॉजिट का कितना पैसा यूज किया है। तो इसकी जो परसेंटेज है वो 150% है। उसके बाद टेम्पररी एसेट और टोटल एसेट रेशियो, इससे हमें पता लगता है कि हमारे पास कितनी लिक्विड एसेट जो है वो अवेलेबल है, ठीक है।
और इन लिक्विड एसेट को अपने पास मेंटेन करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी बड़ी है, उसे भी हम कैलकुलेट कर पाते हैं और इसकी जो परसेंटेज होती है वो 40% होती है। उसके बाद देखो क्या है, टेम्परेरी एसेट और वोलेटाइल लायबिलिटीज। तो इसके हेल्प से हम ये मेजर कर पाते हैं कि हमारे जो लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास कितनी अवेलेबल है वोलेटाइल लिक्विडिटी लायबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए। यानी कि ऐसी लायबिलिटीज जो कि कभी भी अकर हो सकती है, मतलब कि उसमें फ्लक्चुएशन आती रहती है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास लिक्विड इन्वेस्टमेंट कितनी अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं वोलेटाइल लायबिलिटीज एंड टोटल एसेट रेशियो। तो इससे हमें पता लगेगा कि वोलेटाइल लायबिलिटीज को मतलब हमारी जो टोटल लायबिलिटीज है उसका कितना पोर्शन वोलेटाइल लायबिलिटीज है, ठीक है। और इससे हमें पता लगता है कि कितनी लायबिलिटीज अकर हो सकती है, हमें कितनी फंड्स की यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है। इसका जो एवरेज होता है वो कितना होता है, 60% होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर कैलकुलेटिंग रेशियोज। तो इन रेशियोज को कैलकुलेट करते वक्त हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा, जैसे टेम्परेरी एसेट्स हो गया, वॉलेटाइल लायबिलिटीज हो गया। उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसी के हेल्प से तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहला जो है कंपोनेंट ऑफ वोलेटाइल लायबिलिटी। वोलेटाइल लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो सबसे पहले इसके अंदर डिपॉजिट आता है, बोरविंग्स एंड बिल्स पेबल अप टू 1 ईयर, यानी कि आपने कोई भी बोरविंग की है, बिल्स पेबल है 1 साल के अंदर अंदर में। लेटर ऑफ क्रेडिट फुल आउटस्टैंडिंग। उसके बाद जो हमारा CCF है या फिर अदर कंटीजेंट क्रेडिट है, कमिटमेंट है, वो इंक्लूड होता है। स्वैप फंड्स इंक्लूड होते हैं, चाहे वो आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, अप टू 1 ईयर। करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और कांसा डिपॉजिट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टेम्पररी एसेट। टेम्पररी एसेट्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसके अंदर मेनली हमारे कैश आ जाते हैं, एक्सेस CRR बैलेंस आ जाता है विद RBI, बैलेंस विद बैंक्स आ जाता है, बिल्स परचेज और डिस्काउंटेड अप टू 1 ईयर आ जाता है, इन्वेस्टमेंट अप टू 1 ईयर, स्वैप फंड अप टू 1 ईयर। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ अर्निंग एसेट। तो इसमें टोटल एसेट्स में से हमें कुछ चीजें माइनस करनी होती है, तब हम अर्निंग एसेट को कैलकुलेट कर पाते हैं। वो क्या चीजें हैं, फिक्स एसेट प्लस बैलेंसेस इन करंट अकाउंट्स विद अदर बैंक, अदर एसेट्स एक्सक्लूडिंग लीजिंग प्लस इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो टोटल एसेट में से जब हम ये सारी चीजें माइनस कर देते हैं तो हमारा कंपोनेंट ऑफ अर्निंग एसेट जो है वो निकल कर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कोर डिपॉजिट। कोर डिपॉजिट्स के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो इसके अंदर हमारे ऑल डिपॉजिट्स आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे कासा है, जितने भी डिपॉजिट है जो कि 1 साल से अबव है, वो इंक्लूड होते हैं, और जो हमारा नेट वर्थ है बैंक का वो इंक्लूड होता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कंटेंट ऑफ लिक्विडिटी पॉलिसी। हमारा जो लिक्विडिटी पॉलिसी इसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन की होती है, उसका कंटेंट क्या क्या होता है। तो पहला इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है पर्पस एंड नेसेसिटी, यानी कि लिक्विडिटी पॉलिसी की हमें क्यों जरूरत है, हमें किस पर्पस के लिए उसको बना रहे हैं, उसको हमें स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है पॉलिसी। तो इसके अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी क्या होता है उसको हम मेंशन करते हैं, उसको क्लैरिफाई करते हैं। और अगर हम लिक्विडिटी को मेंटेन नहीं करते तो उसका क्या नुकसान होता है बैंक के ऊपर, वो हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद अडेप्टिंग टू सिचुएशंस, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है, जैसे कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, डिपॉजिट फ्लक्चुएट कर रहे हैं, क्रेडिट वॉल्यूम डिफर कर रहा है, तो इस केस में हमें कैसे मैनेज करना है लिक्विडिटी को, उसके रिगार्डिंग जो है वो स्पेसिफाई करना जरूरी होता है, गाइडेंस प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद एड्रेसिंग एडवर्स कंडीशन। अगर कोई एडवर्स कंडीशन आ जाती है, जैसे कि आप फॉरवर्ड फंड पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हो, ठीक है, जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है वो अनबैलेंस तरीके से होती है, तो इसको कैसे मैनेज करना है, इसको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए भी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग। जो रिपोर्टिंग है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तो इसमें क्लियर रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स दिए जाते हैं, जिसका यूज करके जो लिक्विडिटी पोजीशन है उसको असेस किया जाता है। उसके बाद सिक्योरिंग अल्टरनेट फंड। तो इसके अंदर बैंक को कुछ अल्टरनेट सोर्सेस दिए जाते हैं जहां से फंड को रेज किया जाता है। उसके बाद डेविएशन मैनेजमेंट। अगर कोई डेविएशन आ जाती है तो उस डेविएशन को हैंडल करने के लिए भी प्रोसीजर जो है वो आउटलाइन किए जाते हैं लिक्विडिटी पॉलिसी के अंदर। तो ये क्या था हमारा लिक्विडिटी पॉलिसी। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी पॉलिसी। जहां पर जो लिक्विडिटी पॉलिसी है वो लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करती है, हमारा जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी पॉलिसी है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क आपको पता ही है कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट में जो चेंज आता है, और उसकी वजह से हमारी इनकम और हमारी जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है उसमें जो चेंज आ रहा है, उसकी वजह से जो लॉस होता है, वो हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है इसको मैनेज करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेट सेंसिटिविटी क्राइटेरिया फॉर एसेट एंड लायबिलिटीज।
यानी कि हम कब मानेंगे कि जो हमारी एसेट और लायबिलिटीज है वो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया वो है इट रिप्रेजेंट इन एंटायरिंग पार्शियल और फाइनल कैश फ्लो। यानी कि कोई भी एसेट और लायबिलिटी जिसके अंदर जो कैश फ्लो होता है वो बार बार होता है। यानी कि जैसे मान के चलो आपने यहाँ पर एक डिपॉजिट एक्सेप्ट किए थे 1 साल के लिए, ठीक है। और इसमें जो डिपॉजिट का पैसा है वो आपको 3 बार करके वापस करना पड़ता है, यानी जैसे 2 महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद, 4 महीनों के बाद। तो जहां पर कैश फ्लो बार बार हो रहा है, ठीक है, एक एक सिंगल मेच्योरिटी पे नहीं हो रहा है, तो हम इसको मानेंगे कि ये जो है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट और लायबिलिटी है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, इंटरेस्ट रेट रीसेट्स और रीप्राइसिंग ड्यूरिंग द इंटरवल। अगर हमारी जो एसेट और लायबिलिटीज है उनको मेच्योरिटी से पहले उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको रिप्राइस कर सकते हैं, ठीक है, कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो वो भी हमारा सेंसिटिव एसेट्स में आएगा, लायबिलिटी में आएगा। उसके बाद रेगुलेटरी, मॉनेटरी और गवर्नमेंट अथॉरिटी चेंज द इंटरेस्ट रेट। तो अगर हमारी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो चेंज कर सकती है इंटरेस्ट रेट को, तो वो भी हमारा इसमें कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, एसेट और लायबिलिटीज आर विड्रॉन बिफोर स्टेटेड मेच्योरिटी। यानी कि अगर कोई एसेट्स है या फिर लायबिलिटी है, मेच्योरिटी से पहले ही उसको विड्रॉ कर लिया जाता है, तो वो भी हमारी इसी कैटेगरी में इंक्लूड हो जाती है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेस पर आप देख सकते हो कि कौन सी एसेट और लायबिलिटीज इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है और कौन सी नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट रेट स्ट्रेटजीज इन रिलेशन टू बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल के बारे में आपको पता होगा कि इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशंस आती रहती है, जैसे कभी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ऊपर चलेगी, कभी डाउन आ गई, ठीक है, कभी मीडियम में चल रही है, तो वो जो फ्लक्चुएशन है वो बिजनेस साइकिल के अंदर जो है वो आ जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस साइकिल के अंदर जो बैंक है उनको डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट स्ट्रेटजी को यूज करना चाहिए इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली हमारे 4 फेजेस होते हैं, रिकवरी, प्रोस्पेरिटी, रिसेशन और डिप्रेशन। इसके अंदर हमारी बैंक की क्या स्ट्रेटजी होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेट साइड की। तो एसेट साइड केस में अगर रिकवरी फेज है तो उसके अंदर हमारे जो बैंक्स है उसको रिस्क सेंसिटिव एसेट्स को जो है वो इंक्रीज कर देना है और फिक्स रेट लोन को अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद अगर प्रोस्पेरिटी है तो उसके अंदर जो फिक्स रेट है उसको एनकरेज करना है और ज्यादा से ज्यादा ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जहां पर उनको हायर यील्ड जो है वो मिल सके। उसके बाद रिसेशन के टाइम में उनको फिक्स रेट लोन को और तेजी से जो है वो एनकरेज करना है, यूज करना है। डिप्रेशन के टाइम पे उन्हें फिक्स रेट लोन्स को जो है सेल कर देना है, ठीक है, जितने भी इन्वेस्टमेंट है, ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके। और जो रिस्क सेंसिटिव एसेट्स है उनको इंक्रीज कर देना है ताकि जब हमारी इकोनॉमी रिकवर हो तो इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इंक्रीज हो जाए। उसके बाद अगर हम लाइबिलिटी साइड की बात करें तो रिकवरी टाइम के अंदर जो फिक्स रेट सोर्सेज है उसे हमें इंक्रीज करना है, एनकरेज करना है। उसके बाद प्रोस्पेरिटी के केस में हमारा जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज है, शॉर्ट टर्म सोर्सेज है उसे इंकरेज करना है और जो हाई कॉस्ट फिक्स रेट सोर्सेज है उनको हमें डिक्रीज कर देना है। उसके बाद थर्ड स्टेज के अंदर हमें जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज है फंड के, वहां से हमें ज्यादा से ज्यादा फंड रेज करना है और लास्ट स्टेज में हमें लॉन्ग टर्म जो रेट्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स को जो है वो रेज करना है। अगर हम गैप पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट रिकवरी फेज के अंदर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब कि जो हमारे रिस्क सेंसिटिव एसेट्स है वो ज्यादा होंगे रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटी से। उसके बाद सेकंड फेज के अंदर ये नेगेटिव होगा, थर्ड के ऊपर भी नेगेटिव होगा और फोर्थ में जाकर भी फिर से जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉड पैरामीटर फॉर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी पॉलिसी। यानी कि जब हम इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी पॉलिसी बना रहे होंगे तो कौन कौन से ब्रॉड पैरामीटर्स को हमें फॉलो करना है। पहला क्या है, पर्पस ऑफ द पॉलिसी। हमारा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी पॉलिसी का पर्पस क्या होता है, तो सिंपल सा फंडा होता है कि हमें अपने एसेट और लायबिलिटीज को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करना है, उसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। जैसे कि उसका मेच्योरिटी पैटर्न कैसा है, ठीक है, उसका कंपोजिशन यहाँ पर कैसा है और उसकी इंटरेस्ट प्राइसिंग यहाँ पर कैसे की जाती है। उसके बाद फॉर्मेट एंड प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग, यानी कि जो रिपोर्टिंग है वो यहाँ पर कैसे की जाएगी। तो नॉर्मली कंट्री की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है वो एक परफॉर्मा प्रोवाइड करती है और जो इंडिविजुअल बैंक्स हैं वो उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उस परफॉर्मा का यूज करके रिपोर्टिंग करती है। उसके बाद एएलसीओ, जो एएलसीओ उसकी कंपोजिशन कैसी होगी, ठीक है, ईच मेंबर का क्या टास्क होगा उसको डिटेल फॉर्म में हमें शो करके रखना है। साथ ही साथ कुछ रेमेडियल मेजर्स भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने हैं ताकि अगर कोई एडवर्स गैप सिचुएशन आती है तो उस केस में हम इन मेजर्स का यूज करके उसको ठीक कर पाए।
नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई गाइडलाइंस और बैंक एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। तो आरबीआई ने नवंबर 4 2010 को एक प्रॉपर सर्कुलर, मास्टर सर्कुलर इशू किया था, जिसके अंदर हमारी जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड की गई थी, और ये अप्रैल 1 2011 से बैंकों के ऊपर एप्लीकेबल होना शुरू हो गया था। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें कुछ सेलिएंट, तो फीचर्स क्या है? पहला है इंटरेस्ट रेट रिस्क पर्सपेक्टिव। तो इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर कोई हमारी जो बैंक है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क को मेजर करी असेस कर रही है, तो उसको दो पर्सपेक्टिव से उसको मेजर करना है। पहला है अर्निंग पर्सपेक्टिव, यानी कि इंटरेस्ट रेट में चेंज होने की वजह से उसकी अर्निंग में क्या चेंज आएगा, अर्निंग में क्या लॉस होगा। और दूसरा है इकोनॉमिक वैल्यू पर्सपेक्टिव, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में क्या चेंज आएगा। तो ये दो पर्सपेक्टिव से हमें इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैलकुलेट करना है। उसके बाद ड्यूरेशन गैप एनालिसिस। तो हमारी जो बैंक है उनको ड्यूरेशन गैप एनालिसिस को यूज करना है इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने के लिए, साथ साथ जो ट्रेडिशनल गैप एनालिसिस है उसका भी यूज करना है। नेक्स्ट क्या है? ग्लोबल ग्लोबल पोजीशन एनालिसिस। तो जब कोई बैंक यहाँ पर डीजे या फिर टीजीए फ्रेमवर्क को यूज करता है, तो ये जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर जो है अप्लाई होगा, यानी कि जो ग्लोबल पोजीशन है बैंकों की एसेट्स की, लाइबिलिटीज की, और बैलेंस शीट आइटम्स की, उसके ऊपर ये फ्रेमवर्क जो है वो अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप अप्रोच। तो हमारी जो बैंक्स हैं वो मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप का यूज कर सकते हैं जब भी वो यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू पर्सपेक्टिव है इसके थ्रू इंटरेस्ट रेट रिस्क को मेजर करेगी, तो उसे मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप का यूज करना चाहिए। उसके बाद कुछ इंटरनल लिमिट्स यहाँ पर फिक्स करने की, एक बैंक यहाँ पर कितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क को बियर कर सकता है, उसको फेस कर सकता है, उसकी एक लिमिट यहाँ पर फिक्स जो है वो की जाएगी। और जो ये लिमिट है वो हमारे बोर्ड या फिर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द बोर्ड है उसके अप्रूवल से ही फिक्स की जाएगी। उसके बाद अर्निंग्स एंड एमवीपी इंपैक्ट एनालिसिस। तो अगर मान के चलो हमारी जो बैंक है उसकी अर्निंग डिक्रीज हो रही है या फिर जो उसकी एमवीपी है ये फॉल कर रही है, तो इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो को एनालाइज करना है, यानी कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट में चेंज होने की वजह से आपकी अर्निंग के ऊपर और जो एमवीई है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो आपको एनालाइज करना है। उसके बाद सुपरवाइजरी रिपोर्टिंग। तो इसके अंदर जो ट्रेडिशनल गैप एनालिसिस है ना, आपको इस ट्रेडिशनल गैप एनालिसिस के अंदर जो डीजीए बेस्ड इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी रिपोर्ट है उसको मंथली बेसिस पे जो है जमा करवाना है, सबमिट करवाना है। यानी कि जो डीजी आपने किया है, ड्यूरेशन गैप एनालिसिस किया है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी से रिलेटेड, उसकी एक रिमोट बना और उसको मंथली बेसिस पे जो है वो डिपॉजिट करवाओ। और ये जो सिस्टम है वो 30 अप्रैल 2012 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं एसेट एंड लायबिलिटीज कमेटी, जिसको हम शॉर्ट में एएलसीओ कहते हैं। तो एसेट एंड लायबिलिटी कमेटी बेसिकली एक ग्रुप है जो कि बैंक के अंदर एसेट और लायबिलिटी को और रिस्क को मैनेज करने का काम करता है। तो एएलसीओ क्या है? एक प्राइमरी ग्रुप है जो कि बैंक की एसेट और लायबिलिटी को और रिस्क को मैनेज करेगा। इसका रोल क्या होता है? तो ये यहाँ पर कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाता है, साथ ही साथ जो डेली बेसिस पे रिस्क ले रहा है बैंक उसको मॉनिटर करता है, और बैंकिंग के जो अदर एक्टिविटीज है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाता है, ताकि जो एसेट्स हैं लायबिलिटीज हैं उनको प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके और जो ओवरऑल रिस्क है उसको भी मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिविटीज ऑफ एएलसीओ। जो हमारा एएलसीओ इसके क्या क्या यहाँ पर एक्टिविटीज होते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज, प्रोसेस और प्रोसीजर को डेवलप करे, मेंटेन करके रखे, ताकि उसका यूज करके एसेट लायबिलिटी को प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके। साथ के साथ कुछ ऐसे एनालिटिकल टूल और मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करे, मेंटेन करके रखे, ताकि उस सिस्टम का यूज करके वो अपना जो रोल है एसेट लायबिलिटी को मैनेज करने का उसको फुलफिल कर पाए। जो एनुअल बजट है उसको यहाँ पर रिव्यू करें और देखे कि हमारी जो एसेट एलोकेशन है वो किस तरह की है, हमने किस किस एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, सोर्सेज ऑफ फंड कैसे हैं, ठीक है, और उसके बेस पर अपनी स्ट्रेटजी को बनाए। और जो हमारी करंट एएलएम स्ट्रेटजी है उसको उसकी भी प्रॉपर यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन करें, यानी कि उसके पेपर में प्रॉपर ही यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सके, ठीक है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन क्या रहेगी, डेट इश्यूएंस क्या रहेगी, टाइप शेड्यूल क्या रहेगा, लिक्विडिटी गोल क्या होगी, फोरकास्टिंग कैसे की जाएगी, ये सारी चीजें प्रॉपर डॉक्यूमेंट में मेंशन की जानी चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की जो परफॉर्मेंस है उसको भी रिव्यू करना है, जो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस है उसको भी रिव्यू करना है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क मैनेज बाय एएलसीओ। तो जो हमारा एएलसीओ वो कौन कौन से रिस्क यहाँ पर मैनेज करता है। तो पहला है इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑन अर्निंग, यानी कि हमारी इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होने की वजह से बैंक की अर्निंग पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो बैंक की अर्निंग में लॉस हो सकता है उसको मैनेज करता है। उसके बाद काउंटर पार्टी रिस्क, यानी कि जब बैंक किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो जो सामने वाला पर्सन है जब वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता है, ठीक है, डिफॉल्ट करता है, उसकी वजह से जो रिस्क होता है उसको मैनेज करता है। उसके बाद वैल्यूएशन प्राइस रिस्क। तो इसके अंदर
जो हमारी एसेट्स की वैल्यू है, लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू है, कैपिटल की जो वैल्यू है, उससे उसको जो रिस्क होता है, हमारी इंटरेस्ट रेट में चेंज होने की वजह से, यानी कि इंटरेस्ट रेट में अगर चेंज आ गया, तो इनकी वैल्यू में जो चेंज होगा और इसकी वजह से जो लॉस होगा बैंक को, उसको मैनेज करता है। उसके बाद लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करता है, क्रेडिट रिस्क को मैनेज करता है, जो कंप्लायंस रिस्क है, उसको भी मैनेज करता है। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एएलसीओ मीटिंग्स, ठीक है? तो मीटिंग्स यहाँ पर कैसे की जाती है? तो पहली चीज़ जो आपको जाननी है वो ये है कि जो एएलसी की मीटिंग्स होती है वो नीड बेस्ड अप्रोच होती है। यानी कि जब मीटिंग की ज़रूरत महसूस होती है तभी मीटिंग की जाती है। इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है। और जब भी कोई मीटिंग होती है तो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें की जाती है? तो सबसे पहले जो करंट और प्रोस्पेक्टिव लिक्विडिटी पोजीशन है उसको रिव्यू किया जाता है, ठीक है? और जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, आउटलेज़ हैं, ठीक है? जो कैश फ्लो हो रहा है उसे हम मॉनिटर करते हैं ताकि उससे लिक्विडिटी पोजीशन को जाना जा सके। उसके बाद जो हमारा आउटलुक फॉर इंटरेस्ट रेट है, उसको हम रिव्यू करते हैं और ये जो रिव्यू है लोकल बेसिस पे और नेशनल लेवल दोनों पे किया जाता है। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, उसको भी यहाँ पर रिव्यू किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है और जो एएलएम रिस्क ऑब्जेक्टिव्स हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, उनको भी जो है रिव्यू किया जाता है। नेक्स्ट एएलसीओ मेंबरशिप की यहाँ पर बात करते हैं तो जो हमारी एएलसीओ कमेटी होती है इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको सीएफओ सीईओ और जो बोर्ड होता है वो जो है अपॉइंट करता है। तो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है जैसे कि क्रेडिट क्रेडिट हो गया, ट्रेजरी हो गया, ऑडिट हो गया, अकाउंटिंग हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ से ऑफिसर्स को सिलेक्ट करता है हमारा सीईओ सीएफओ और बोर्ड और वो जो है एएलसीओ कमेटी के मेंबर बनते हैं। नेक्स्ट अगर रिपोर्टिंग की बात करें तो जो एएलसीओ है ये मेनली यहाँ पर सीईओ को रिपोर्ट करता है, साथ ही साथ जो कमिटी ऑफ डायरेक्टर और रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड है उसे भी यहाँ पर जो है रिपोर्ट करता है क्वार्टरली बेसिस पे। नेक्स्ट बात करते हैं एएलएम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो एएलएम है उसके ऊपर टेक्नोलॉजी का काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, यानी कि टेक्नोलॉजी के आने से जो एएलएम है वो बेटर तरीके से हम कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम यहाँ पे जो डाटा कैप्चर है वो प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं, डाटा को कलेक्ट प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं, उसका एनालिसिस भी हम प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं, जिससे अल्टीमेटली एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाती है। तो हमारे जो बैंक्स हैं उन्होंने अपने कई सारे टास्क जैसे कि यहाँ पर क्रेडिट हो गया, ट्रेजरी होगा, वहां पर जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करना शुरू कर दिया है, जैसे कि एनालिटिकल टेक्निक का यूज करना शुरू कर दिया है, सॉफ्टवेयर का यूज यहाँ पर करना शुरू कर दिया है, जिससे जो एएलएम है और इफेक्टिव हो चुकी है। साथ ही साथ बैंकों ने यहाँ पर अपना जो टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से जो सीबीएस सॉफ्टवेयर है उसको एएलएम सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट कर दें ताकि जो डाटा फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसका जो डाटा वो एएलएम सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाए और हम उस डाटा को एनालिसिस करके एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट प्रॉपर्ली कर पाए, ठीक है? अब कुछ हम एएलएम टास्क की बात करेंगे, उसके लिए उसको मैनेज करने के लिए हमारा जो कमेटी है वो कौन सी टेक्निक का यूज करती है और उसका क्या बेनिफिट होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला जो एएलएम टास्क है यानी कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर पहला जो टास्क है वो है गैप मेजरमेंट, यानी कि जो हमारी एसेट और लायबिलिटी है उसके अंदर जो गैप अराइज होता है उसको मेजर करना। अब इस गैप को मैनेज करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है वो है कैटेगराइजेशन ऑफ डाटा। इस टेक्निक के अंदर हमारी जो बैंक की लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है, जो उसकी एसेट्स होती हैं उसको हम टेबल्स में कैटेगरीज कर देते हैं मेच्योरिटी के हिसाब से, ठीक है? ताकि जो गैप है उसको हम मेजर यहाँ पर कर सकें और टोटल गैप को कैलकुलेट कर सकें। उसके बाद इंटरेस्ट रेट फोरकास्टिंग, ठीक है? तो इसके अंदर हम फोरकास्टिंग टेक्निक का यूज करते हैं। तो फोरकास्टिंग टेक्निक के हेल्प से हम मॉनिटर कर पाते हैं कि आगे चलकर आने वाले टाइम में हमारा जो इंटरेस्ट रेट स्प्रेड है वो कितना होगा, हमारी इनकम कितनी होगी, जिसके हिसाब से हम इंटरेस्ट रेट को फोरकास्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर इनकम। तो इसके लिए हम सिमुलेशन टेक्निक का यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो को जो है अज्यूम करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हैं, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी फ्यूचर इनकम पे और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि फ्यूचर में हमारी इनकम क्या रहने वाली है। उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसके लिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम एक ऑप्टिमाइज मॉडल यहाँ पर बना पाते हैं जिसकी हेल्प से हम ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बना पाते हैं और ऑप्टिमम क्रेडिट पोर्टफोलियो को जो है वो बना पाते हैं, यानी कि इतने अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमें मैक्सिमम रिटर्न जो है वो मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया कॉन्टेक्स्ट। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो आरबीआई है उसने कई सारे फ्रेमवर्क और सर्कुलर यहाँ पर इशू किए हैं जिसको को एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने के लिए, जैसे कि जो इनिशियल
सर्कुलर था, वो नवंबर 4 2010 को इश्यू किया था। उसके बाद 2015 के अंदर उसमें थोड़े से अपडेट यहाँ पर ले आए गए थे, जैसे कि जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, वैल्यूएशन से रिलेटेड, ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से रिलेटेड, उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद एक मास्टर सर्कुलर और इश्यू किया था 2015 के अंदर, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिस्क्लोजर के साथ जो है वो डील करता था, यानी कि जो नोट्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग, वो कैसे बनेंगे, उसके बारे में स्पेसिफाई जो है वो करता है। उसके बाद एक और यहाँ पर मास्टर सर्कुलर 2005 में इश्यू किया गया था, जो कि डिस्क्लोजर नॉर्म्स के ऊपर जो है वो काम करता है, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे डिस्क्लोजर करेंगे अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, उसके रिगार्डिंग जो है नॉर्म्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक था एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, वो यहाँ पर ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए, ताकि मुझे भी पता लग जाए कि आपको क्लियर हो गया है। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कंसेप्चुअल वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होते हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईडीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।